तो वही कल की वीडियो जिन लोगों ने देखी हो उनको पता होगा कि शुरू के 25 सेकंड की आवाज़ आई नहीं थी। वो पता नहीं किस लिए नहीं आई, क्या फ़ॉल्ट था, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई आपका पॉइंट मिस हुआ हो। जो ज़रूरी बातें थी वो उसके आगे से ही शुरू हुई थी। ठीक है, खैर चलिए, आज हम लेके आए हैं एक मुकाबला ए एन और दा के बीच में। ये मैं डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, ए एन और दा क्या होते हैं। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर इसका देखते हैं हम अपना एस जेनेटिव और ऑफ जेनेटिव के साथ में क्या यूज़ होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है ये, तो ज़रा ध्यान से देखना। पहले एक बार देख लेते हैं, मैं वो थोड़ा सा पीछे का बता दूँ तुम्हें कि मैंने बताया था ए और एन ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ जो बोल रहा है और जो सुन रहा है उन दोनों में से एक को ही पता होता है, यानी बोलने वाले को पता होता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, या जनरल बात की जाती है। और जब दा का यूज़ करते हैं तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता होता है कि किस ख़ास चीज़ की बात हो रही है ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ अ बुक, यानी दिस इज़ अ बुक, ये किताब है, तो उसे नहीं पता कि मैं किसी ख़ास किताब की बात कर रहा हूँ। बस सामने वाले को बस मैं ये मैसेज दे रहा होता हूँ कि बस ये एक किताब है, जैसे और किताबें हैं तो ये भी एक किताब है। और जब मैं कहता हूँ दिस इज़ द बुक, तो यानी मैं किसी ख़ास किताब की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हम दोनों ने पहले बात की है या हम दोनों जानते हैं। ठीक है, तो दा का मतलब होता है कोई ख़ास चीज़ जिसके बारे में दोनों लोग जानते हैं। ख़ास चीज़ भी ना हो, मतलब वो चीज़ जो दोनों को पता हो कि दा कहते ही वो समझ जाए कि वो वाली चीज़। ठीक है, तो इस तरह से है, थोड़ा सा ये डिफरेंस था। और डिटेल में जिसको देखना हो वो पीछे वीडियोस मौजूद हैं। खैर, आज का सिस्टम शुरू करते हैं हम। तो हमने कल वाली वीडियोस में जो कुछ पढ़ा था वो कुछ ऐसा था, मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं, ज़रा उन्हें देख लो। ये आमिर का पेन है, तो ये हमने दो तरह से सेंटेंस बनाए हैं। एस जेनेटिव के साथ कैसे बनेगा, दिस इज़ आमिर्स पेन, और ऑफ जेनेटिव से कैसे बनेगा, दिस इज़ द पेन ऑफ आमिर। ठीक है, और ऐसे ही हमने कल जो सेंटेंस बनाए थे वो क्या बनाए थे, आमिर का ये पेन नीला है, तो ये क्या बनेगा, दिस पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू, या दिस पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू, है ना। चलें आगे चलते हैं। अगर हम कहें खाली के आमिर का पेन नीला है, तो तब हम क्या कहेंगे। अगर हम ये नहीं कह रहे कि आमिर का ये पेन, और हम कह रहे हैं खाली सिर्फ आमिर का पेन, तो हम एस जेनेटिव में ऐसे बोलेंगे आमिर्स पेन इज़ ब्लू, हम ये पढ़ चुके। और ऑफ जेनेटिव में कैसे बोलेंगे, द पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू। अच्छा, और मैंने बताया था तुम्हें कि जब हम ऑफ जेनेटिव यूज़ करेंगे तो हम उसमें दा ज़रूर लगाएंगे शुरू में, है ना। ज़रूर मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आम तौर पर दा ही लगेगा, और दा जब नहीं लगेगा तो वो कब नहीं लगेगा, जैसे जब हम बोलेंगे आमिर का ये पेन, तो जब ये पेन बोल दिया तो अब दा की ज़रूरत नहीं है, दिस पेन हो गया, है ना। तो ये हट भी जाएगा सिचुएशन के हिसाब से। तो मैं यहाँ दा के साथ अब ए और एन का मुकाबला असल में कराना चाहता हूँ कि अगर हम दा की जगह ए लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है मीनिंग पे। यानी आमिर का पेन नीला है, तो उसको अगर मैं कहूँ अ पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, यानी थोड़ा सा अगर ऐसा कर दें, आमिर का एक पेन नीला है, तो जब हम एक पेन बोलेंगे तो हम फिर दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे फिर, अ पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू, आमिर का एक पेन नीला है। और अगर यहाँ बाई चांस मैं एक ना भी बोलूँ, सिर्फ ये बोलूँ आमिर का पेन नीला है, तो ये इन तीन तरीक़ों से बन सकता है सेंटेंस। ऊपर बन सकता है एक तो द पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू, एक लिख सकते हैं हम कि आमिर्स पेन इज़ ब्लू, और ये भी बोल सकते हैं कि अ पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू। ठीक है, अब हमें द पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू और अ पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू, इन दोनों के बीच में देखना है कि फ़र्क असल में क्या आया दोनों बातों में। तो अगर किसी को बोलना हो कि आमिर का पेन नीला है, तो ये दोनों सेंटेंस काम कर जाएंगे, लेकिन दोनों सेंटेंसों में थोड़ा सा फ़र्क है। इतनी बात तो दोनों में पता चल रही है कि आमिर का पेन नीला है, लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस है अ पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू, इसमें इस बात के अलावा एक बात और ज़ाहिर हो रही है। वो ये ज़ाहिर हो रही है कि आमिर का कोई एक पेन नीला है, यानी हम बताने वाले को ये मैसेज भी साथ में दे रहे हैं चुपचाप कि आमिर के पास सिर्फ एक पेन नहीं है, आमिर के पास एक से ज़्यादा पेन है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आमिर का एक पेन नीला है, अ पेन ऑफ आमिर। तो इससे अ पेन कहने का मतलब एक पेन, हमने इशारा दे दिया सामने वाले को आमिर का एक पेन नीला है। इसका मतलब उसके पास सिर्फ एक पेन नहीं है, उसके पास एक से ज़्यादा पेन होंगे, जिनमें से एक पेन कैसा है, नीला। तो हम जब कहते हैं द पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू, तो हम आमिर के ऐसे पेन की बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में सुनने वाले को और मुझ बोलने वाले को दोनों को पता होता है। द पेन यानी वो वाला पेन, ऑफ आमिर इज़ ब्लू, तो जिस पेन की बात हो रही है वो दोनों को पता है। लेकिन जब हम कहते हैं अ पेन ऑफ आमिर इज़ ब्लू, तो उसमें सुनने वाले को पता नहीं होता मैं कौन से पेन की बात कर रहा हूँ, बस कोई सा पेन है आमिर का जो ब्लू है। और अ पेन कहने से ये भी मैसेज उसे मिल गया कि सिर्फ एक पेन नहीं है उसके पास, एक से ज़्यादा पेन हैं।
ठीक है। अब देखो इस चीज़ का भयंकर असर कब पड़ेगा, मैं ये एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ तुम्हें, और इससे देखना कितना चेंज आ जाता है बात में, अगर आप ए और दा का ख्याल नहीं रखेंगे तो। वसीम नगमा का पति है, अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलें, वसीम इज़ द हस्बैंड ऑफ नगमा, ठीक है। तो ये सेंटेंस ठीक ठाक है, बिल्कुल बढ़िया कि वसीम नगमा का पति है। लेकिन अगर इस दा की जगह कोई ए कर दे तो सामने वाले को क्या मैसेज पहुंचा, वसीम इज़ आ हस्बैंड ऑफ नगमा, यानी वसीम नगमा का एक पति है, यानी उसके और भी पति हैं जिनमें से एक वसीम है। तो अगर नगमा तक की बात पहुंचेगी तो कितना बुरा लगेगा उसे कि बताओ मेरे एक से ज़्यादा हस्बैंड कर दिए। आमतौर पर ऐसा रिवाज नहीं है ना। तो ऐसे ही अगर आप दा से बोलेंगे तो फिर सीधा मैसेज जाएगा कि वसीम इज़ द हस्बैंड ऑफ नगमा, ठीक है ना, नगमा का पति है वसीम। लेकिन अगर आपने अ हस्बैंड बोल दिया तो ये समझ एक तरह से गाली हो जाएगी ये, है ना। गाली जैसा हुआ ना ये कि आप एक औरत के दो तीन शौहर आप बता रहे हैं कि एक से ज़्यादा शौहर हैं उसके, एक से ज़्यादा पति हैं। तो ए और दा का देखो कितना बड़ा असर पड़ता है चीज़ों पर। तो चीज़ें समझ के बोलनी चाहिए। अभी आप सीख रहे हैं, नए नए लोग हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगे, पता ना रहे कहाँ ए बोलना है कहाँ दा, तो वो धीरे धीरे आ जाती है चीज़, फिर सोचना नहीं पड़ता बोलने के लिए, है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है यार, बार बार बीच बीच में रुक के सोचना पड़ेगा, ए बोलूँ दा बोलूँ, एन लगाऊँ ए लगाऊँ, ये कुछ सोचना नहीं पड़ता। मैंने कहा सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, चीज़ों को आप करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, तो वो चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जहन में जैसे हम बचपन से ही जानते हैं चीज़ों को, है ना। तो चलते हैं आगे। अब मैं इसी तरह के सेंटेंस बस आज की वीडियो में बनाना चाहता हूँ, तो देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। यही बार फ़र्क बताना था आज के ए और दा का थोड़ा सा मीनिंग चेंज होते ही क्या हो जाता है। तेरी बहन की एक किताब यहाँ है, ठीक है ना। तेरी बहन की एक किताब यानी अ बुक ऑफ योर सिस्टर, ठीक है ना। अगर हम कहते तेरी बहन की किताब यहाँ है, इसका मतलब सुनने वाले को भी और मुझे भी दोनों को पता है हम कौन सी किताब की बात कर रहे हैं, है ना। अगर मैं कहूँ द बुक ऑफ योर सिस्टर, तेरी किताब की तेरी बहन की किताब, लेकिन मैंने क्या कहा, तेरे बहन की एक किताब, यानी जिससे मैं कह रहा हूँ उसे पता नहीं है कौन सी किताब है, बस एक किताब है जो हमारे यहाँ है या जो यहाँ है, ठीक है ना। तो क्या क्या लिखेंगे हम, तेरी बहन की एक किताब यहाँ है, अ बुक ऑफ योर सिस्टर इज़ हेयर, ठीक है ना। तो अ बुक ऑफ योर सिस्टर इज़ हेयर। ऐसे ही अली की एक बिल्ली बीमार है, तो इस सेंटेंस से ज़ाहिर क्या होता है, अली के पास सिर्फ एक बिल्ली नहीं है, एक से ज़्यादा बिल्ली हैं जिनमें से एक क्या है, बीमार है। और अगर हम खाली कहते अली की बिल्ली बीमार है, तो ये सेंटेंस सिर्फ इतना मीनिंग देता है कि अली के पास शायद एक ही बिल्ली है ना, तो और वो बीमार है। लेकिन हमने क्या कहा, अली की एक बिल्ली बीमार है, यानी अ कैट ऑफ अली इज़ सिक। अली की एक बिल्ली क्या है, बीमार है, यानी अली के पास एक से ज़ायद बिल्लियाँ हैं, एक से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं। तो अ कैट ऑफ अली इज़ सिक, ठीक है। चलिए आगे क्या है, हमारा एक दोस्त अपाहिज है। तो देखो अपाहिज जो वर्ड है ना, इसके बारे में बहुत सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं हैंडीकैप्ड, और डिसेबल्ड भी खाली कह देते हैं। लेकिन ये वर्ड किसी के सामने उस बंदे को नहीं बोल सकते, मतलब ये बोलना अच्छा नहीं लगता है ना। इंग्लिश में इसके लिए एक ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड। ये सुनने में थोड़ा बुरा नहीं लगता सामने वाले को, ठीक है ना। जो अपाहिज हैं या अपाहिज के रिश्तेदार हैं, उनसे आप बोलेंगे ना सीधा ही इज़ डिसेबल्ड, तो ये अच्छा सा नहीं लगता बोलने में कि वो अपाहिज है, वो चीज़, वो ये चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। तो इसलिए बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड। ये थोड़ा बोलने में ऐसा लगता है कि हाँ सामने वाले को बुरा ना लगे, ठीक है। वैसे कह सकते हैं हैंडीकैप्ड भी, डिसेबल्ड भी, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा जो लगता है बोलने में, सामने वाले को जो बुरा सा नहीं लगता जिसमें, वो वर्ड है डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा एक दोस्त, यानी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कोई एक दोस्त, हमारा एक दोस्त क्या है, अपाहिज है। तो हम क्या बोलेंगे, अ फ्रेंड ऑफ अवर्स। अवर और अवर का डिफरेंस, अवर और अवर्स का डिफरेंस, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं। तो अगर कन्फ्यूज़न रहता हो ना तो वीडियो वहीं स्टॉप कर दिया करो और उस टॉपिक को पहले क्लियर कर लिया करो पीछे से। और मैंने तरीका बताया हुआ है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, चीज़ें नोट किया करो हर वीडियो में से, और फिर
जब अगली वीडियो देखा करो तो उससे पहले उन चीज़ों को क्लियर कर लिया करो ताकि दिक्कत ना हो कुछ। चलें, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, अ फ्रेंड ऑफ अवर्स इज़ डिफरेंटली एबल्ड, इसका मैं डी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आमिर साजिद का भाई है, तो हम इस सेंटेंस को दो तरह से बोल सकते हैं। आमिर इज़ साजिद ब्रदर, एक तो एस जेनेटिव में, ऑफ जेनेटिव में भी बोल सकते हैं कि आमिर साजिद का भाई है, आमिर इज़ द ब्रदर ऑफ साजिद, ऐसे ही बोल सकते हैं हम, आमिर इज़ द ब्रदर ऑफ साजिद, ठीक है। तो सुनने वाले को पता चल गया कि आमिर साजिद का भाई है। लेकिन मैं अगर यहाँ दा की जगह ए बोलूँ, आमिर इज़ अ ब्रदर ऑफ साजिद, इसका मतलब हम उसको साथ में ये तो बता ही रहे हैं कि आमिर साजिद का भाई है, और साथ में उसे ये भी बता रहे हैं कि आमिर साजिद का सिर्फ अकेला भाई नहीं है, आमिर साजिद के बहुत सारे भाइयों में से एक भाई है, ठीक है ना। तो मैसेज देना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मैसेज मतलब जो हम बोल रहे हैं उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो बात है वो तो वहीं की वहीं रहती है, साथ में थोड़ी सी जानकारी और चली जाती है सामने वाले को अगर हम ए बोलते हैं तो ये तभी बोलना जब एक से ज़्यादा भाई हों। ऐसे ही किसी की एक से ज़्यादा बीवियाँ हों तब आप कह सकते हैं कि शी इज़ अ वाइफ ऑफ आमिर, वो आमिर की बीवी है। अगर ए लगा के बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा कि एक से ज़ायद बीवियाँ हैं आमिर की, जिसमें से एक वो भी है, और दा बोलेंगे तो बस उसी एक ही बीवी की बात हो रही है। या कम से कम आप सामने वाले को बताना नहीं चाहते कि एक से ज़्यादा हैं या कम, ठीक है ना, तो दा बोलना होगा। फिर वो मेरा एक नौकर है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ अ सर्वेंट ऑफ माइन, ठीक है ना, ही इज़ अ सर्वेंट ऑफ माइन। और यहाँ सिचुएशन के हिसाब से दैट भी आ सकता था, दैट इज़ अ सर्वेंट ऑफ माइन, जब हम किसी की तरफ इशारा करके बोल रहे हों। ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताई हैं शुरू के वीडियोज़ में। दैट भी यूज़ कर सकते हैं हम, ही भी यूज़ कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हमें, और जो हम जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको और मुझको दोनों को पता है मैं किस नौकर की बात कर रहा हूँ, तो मुझे दैट बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ मैं किसी नौकर की तरफ इशारा करके बोलूँ कि देखो वो जो बंदा है वो मेरा नौकर है, तो दैट इज़ अ सर्वेंट ऑफ माइन भी मैं कह सकता हूँ। आगे शबाना, ये क्या है, शाबाज़ा मेरी बीवी है, ये क्या है, चलिए मैं इस नाम को बदलता हूँ, शबाना होगा ये। शबाना मेरी बीवी है, ठीक है, वैसे मेरी कोई बीवी नहीं है, शबाना मेरी बीवी है, तो क्या बनाएंगे इसका, शबाना इज़ अ वाइफ ऑफ माइन अगर मैंने बोल दिया तो इसका मैसेज ये जाएगा कि मेरी और भी बीवियाँ हैं। और अगर मैं सिर्फ बोलूँगा शबाना इज़ द वाइफ ऑफ माइन, तो फिर इसका मतलब ये होगा शबाना मेरी बीवी है, जो आम तौर पे मीनिंग होता है। तो SHABANA इज़ द वाइफ ऑफ माइन, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर हम दा की जगह ए बोलें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है मीनिंग में, है ना। शबाना इज़ द वाइफ ऑफ माइन का मतलब हुआ शबाना मेरी बीवी है, तो सामने वाले को मैंने ये नहीं बताया कि मेरी और भी बीवियां हैं या नहीं, बस उसको मैंने इतना बताया जो शबाना है वो मेरी बीवी है। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया शबाना इज़ अ वाइफ ऑफ माइन, अ वाइफ ऑफ माइन, तो अब मैं सामने वाले को साथ में ये भी बता रहा हूँ कि शबाना मेरी इकलौती बीवी नहीं है, बल्कि मेरी और भी बीवियाँ हैं, उनमें से एक शबाना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इतना ही बताना था। हमने अब से पहले मैंने तुम्हें सीक्वेंस में ये वीडियो कुछ बना रहा हूँ मैं, एक से एक टॉपिक रिलेट होता जाता है। तो एस जेनेटिव का यूज़ हमने पढ़ा, उसके बाद ऑफ जेनेटिव पढ़ा, उसके बाद ऑफ जेनेटिव के साथ में हमने दिस दैट माइन योर्स अवर्स ये सब मिक्स करना सीखा। फिर अब मैंने इस वीडियो में तुमको ए और दा इनके साथ कैसे यूज़ होते हैं और उनसे मीनिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है वो बता दिया। तो ये लगभग टॉपिक हमारा आज ख़त्म हो गया है पूरा पॉसेसिव्स का। हम पॉसेसिव पे बात कर रहे थे ना, असल में हमारा जो हम बहुत पहले से डिटर्मिनर पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होगा एक वीडियो मैंने डिटर्मिनर की टाइप्स बनाई थी, उसमें से हम आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स पढ़ चुके हैं। पॉसेसिव्स ये शायद आज लास्ट वीडियो, इसके बाद पॉसेसिव्स पे डिस्कस नहीं होगी। और अब मैं इसके बाद में उसके किसी डिटर्मिनर के अगले किसी टाइप पे बात करूँगा, या तो नंबर्स पे बात करूँगा या क्वांटिफायर्स पे बात करूँगा, जो भी होगा वो तुम्हें दिख जाएगा अगले वीडियो में। तो हम एक एक चीज़ें मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता, एक एक चीज़ करता चल रहा हूँ। तो अभी हम 3 टाइप कर चुके हैं उसके, तो कोई जल्दी नहीं है और टाइम
लूँगा मैं ठीक ठाक, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि आज कुछ पढ़ा दिया कल कुछ पढ़ा दिया। जो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं कड़ी से कड़ी, मैं उसको आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। अब मैं देखूँगा कल क्या चीज़ इसमें लग सकती है जो तुमको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है ना। तो वीडियो यहीं रोक देते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, इतनी वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी है।